हेलो गाइस। स्वागत है आपका एकेडमिक प्लस पर। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 1 शुरू करेंगे। एनसीईआरटी की बुक में ये चैप्टर 6 है। क्लास 10th क्लास का चैप्टर 6। तो चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। आज हम लाइफ के बारे में, लाइफ के मेंटेनेंस, लाइफ की प्रोसेस, इनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ एक लोगों को ये लेंथी लगता है कि जैसे लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, लेकिन हम इसको शॉर्ट में लेके आए हैं। शॉर्ट में किसी को समझना हो तो आसानी से समझ सकते हैं आप। शुरू करते हैं टॉपिक। टॉपिक का नाम है लाइफ। लाइफ क्या है? हमारा एक प्लेनेट यूनिवर्स में, जब अभी तक हमने जो साइंटिस्टों ने अभी तक जो खोज निकाला है, तो हमारा एक ऐसा प्लेनेट जहाँ लाइफ हमारे पास है। किसी भी एनिमल्स, हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, उनके पास ये लाइफ है हमारे प्लेनेट में। तो इस लाइफ में क्या क्या होता है? किसी का बर्थ होता है, फिर वो एनिमल्स हों, फिर वो ह्यूमंस हो, फिर वो ऑर्गेनिज्म हो, क्या फिर बैक्टीरिया हो। बर्थ होता है, वो अपना लाइफ स्पेंड करता है जितना उसका टाइम पीरियड होगा। उसके बाद वो डेड हो जाता है। और यही पूरी एक लाइफ चलती है हर किसी की सर्कल रेट से, कि वो बर्थ करता है, लाइफ एंड डाई। अब इसमें इसको लाइफ जब वो स्पेंड करता है अपना, तो उसमें हमारे पास कुछ एक प्रोसेस आती हैं कि वो कौन कौन सी प्रोसेस रहती हैं, कि जो अपना वो खाना खाता है या सोता है, ये सारी लाइफ के बारे में आता है। ये सब इंक्लूडेड है लाइफ में। जैसे हम देखेंगे मूविंग, जब वो लाइफ में ये उसका चलना होता है, तो ये उसकी बॉडी के लिए मेंटेन है, उसकी लाइफ के लिए मेंटेन है। अगर वो मूव नहीं करेगा, डिजीज हो जाएगी, जल्दी मर जाएगा, उसकी लाइफ ख़त्म। नेचर के साथ ये पार्ट है नेचर का, कि आपको लाइफ नेचर के साथ ये चीज़ें चलनी पड़ेंगी, कि मूव करना पड़ेगा अपनी बॉडी को, रेस्ट में रहना पड़ेगा तो भी उसकी लाइफ मेंटेन रहेगी, स्लीप में करना पड़ेगा टाइम टू टाइम पे, कि ऐसा नहीं हो कि तुम सो ही रहे हो या रेस्ट ही कर रहे हो, अलग अलग। ये सारा एक नेचर का पार्ट है एक लाइफ को जीने के लिए। तो हम इसी को कहेंगे खाना पड़ेगा बॉडी को मेंटेनेंस के लिए। तो बॉडी के मेंटेनेंस को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो यही लाइफ की प्रोसेस होती है। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन, जो अपना फंक्शन शो करती है। और मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, मैंने भी कहा था ना कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए हमें मूव करना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा, स्लीप करना पड़ेगा, ईट करना पड़ेगा, अदर्स चीज़ें हैं हमारे पास, ये सब होंगी। कुछ एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस जो हमें एसेंशियल है हमारे लिए, कि ये करनी ही करनी होगी किसी लिविंग बींग्स को। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि लाइफ स्पेंड करनी है, ज़िंदा रहना है, अपनी लाइफ मेंटेन करके रखनी है। तो उसके लिए जो एसेंशियल सर्विस है वो है, पहली न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन। ऐसी बहुत सारी कुछ एक प्रोसेस जो ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये चीज़ होनी चाहिए लाइफ में, कि इसी वजह से हमारी लाइफ आगे बढ़ेगी। इन सारे टॉपिक्स हैं जो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन है, इनके बारे में हम धीरे धीरे इसमें जो आगे हमारे पास डाइजेशन होगा, इन चीज़ें, बॉडी मेंटेनेंस होगा, बॉडी की प्रोसेस होगी, तो इस चीज़ के बारे में हम आगे पढ़ते रहेंगे। इस चैप्टर में हम इसी यही पढ़ेंगे। हम ज़्यादातर हमारा फोकस इसी चैप्टर में यही होगा। अब इससे एक चीज़ और आगे आती है। अब हमें बॉडी मेंटेनेंस करनी है। अब बॉडी को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि उसकी ग्रोथ रखनी पड़ेगी। ग्रोथ के लिए हमें फूड चाहिए होगा, न्यूट्रिशन चाहिए होगा, और हमें उसका डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, तभी तो ग्रोथ होएगी। और इन ग्रोथ कहाँ से होती है? ये सारे जो भी फूड मटेरियल्स हैं, इन्हीं को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट, जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये होते हैं न्यूट्रिएंट। अब हम जब इनको किसी और बाहर के एनवायरनमेंट से अब इन्हें अपनी बॉडी में इंजेस्ट करते हैं, तो इसी चीज़ को कहते हैं न्यूट्रिशन। यही प्रोसेस पूरी न्यूट्रिशन होती है। जैसे कि वी नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड। अब ऐसे नहीं कि बाहर के यूनिवर्स से, अपने ही एनवायरनमेंट से हम अगर कोई क्रॉप ग्रो करते हैं, या हम वेजिटेबल्स लेते हैं, या हम कोई मीट वगैरह भी लेते हैं, कोई भी नॉन वेज वगैरह, ये सारा हमारा फूड में ही इंक्लूडेड होता है। इन ऑर्डर टू ग्रो डेवलप, ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, सिंथेसिस प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए, ताकि हमारी बॉडी डेवलप हो सके, अच्छी दिखे, और हमारे क्या है, एज का हमारा एज बढ़ती रहे, तो हम वेल मेंटेन रहे, बॉडी में डिजीज़ ना लगे। एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज़ द फूड वी ईट। जैसे हम जो भी हमने बॉडी मटेरियल को, बॉडी मेंटेनेंस के लिए जो चाहिए, जो भी मटेरियल, उसे हम कहते हैं फूड। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। ये पूरी प्रोसेस को, कि कोई भी एनिमल्स क्या है, न्यूट्रिशन ले रहा है। ठीक है। अब न्यूट्रिशन लेने के दो तरीके हैं, दो मोड हैं। हमने इसको दो मोड में किया है। पहला है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक। इनको किस बेस पे डिवाइड किया गया है? इनको जो हमारा सोर्स है फूड का, उसके बेस पे डिवाइड किया है, कि कौन हमारा सोर्स कहाँ से आता है, उसके बेसिस पे।
पहला है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में हम कहेंगे सेल्फ सफिशिएंट फॉर फूड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटा सा लाइन, इसी छोटे लाइन में सारा है। सेल्फ सफिशिएंट मतलब उसके पास खुद का खाना है, उसको कहीं ज़रूरत नहीं है। सेल्फ सफिशिएंट वो इतना सफिशिएंट है उसके पास कि वो खाना अपने लिए मेंटेन कर सके या बना सके, या उसके पास है, उसे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कि प्लांट, बैक्टीरिया एट्सेट्रा। दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक। ये डिपेंड करता है ऑन अदर फॉर फूड। जो दूसरा हमारा फूड है डिपेंड करता है, जैसे प्लांट्स हैं, अगर कोई एनिमल्स प्लांट्स को खा रहा है तो हम उसके कहेंगे अलग चीज़ें हैं। अब अगर कोई मीट को खा रहा है कार्निवोर्स, प्लांट को खा रहा है हर्बीवोर्स। हमारे पास ऐसे ऐसे चीज़ों में डिवाइड किया है हेट्रोट्रॉपिक। अगर हम खाना बना रहे हैं तो हम प्लांट्स पे डिपेंडेड हैं, तो अगर जैसे हम मीट भी खाते हैं तो हम क्या हैं, कार्निवोर्स भी होते हैं। ठीक है, हम इसमें देखेंगे जैसे एनिमल्स, फंजाई, हम डिपेंडेंट है। कोई भी एनिमल्स है डिपेंड है दूसरी चीज़ पे। अभी जैसे हम हैं, हम क्रॉप पे डिपेंड हैं, और अगर जैसे बकरियां हैं वो प्लांट पे डायरेक्ट डिपेंडेंट है। तो ये सब डिपेंडेंट है, खुद खाना नहीं बनाते हैं हम, तो उन्हें कहते हैं हेट्रोट्रोपिक। सीधे छोटी सी लाइन में अगर इसका हम देख सकें एनालिसिस, तो छोटे सी लाइन में है। इसी को हम अगर आगे लेंथी फॉर्म में देखेंगे तो चलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन पे। पहला न्यूट्रिशन मोड, ऑर्गेनिज्म कैन नरिश इटसेल्फ। नरिश बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटा सा वर्ड नरिश। खुद को ग्रो करना, बॉडी का डेवलप करना, ये होता है नरिश इटसेल्फ बाय मेकिंग इट्स ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट। सबसे इंपॉर्टेंट, सनलाइट आर केमिकल क्लोरोफिल, सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इसने कहा कि कुछ ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म है या प्लांट्स हैं या कुछ भी हैं, वो अगर खुद का अगर नरिशमेंट करना चाहते हैं, कैसे, अपना बनाया हुआ खाने से, तो क्या यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए? वो सनलाइट का यूज़ कर सकते हैं, केमिकल्स होते हैं, क्लोरोफिल जैसे प्लांट में। तो ऐसे मोड को कहते हैं हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें एग्जांपल हमारे पास सबसे सिंपल एग्जांपल प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस एंड इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच फूड इज फॉर्म्ड। फोटोसिंथेसिस, प्लांट में जो खाना बनाते हैं, अब वो खाने बनाने की प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, अब ये खाना कौन सी प्रोसेस, उस प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे अभी, लेकिन सिंपल से कि फोटोसिंथेसिस नाम वर्ड जो सुना होगा सीधे सीधे, कि प्लांट जब खाना बनाता है उस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस होता है। उस प्रोसेस में सनलाइट यूज़ होती है, क्लोरोफिल यूज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे अभी। इसमें एक चीज़ और बता दूं, जो प्लांट है वो अपना फूड, जब भी वो फूड अपना बनाता है, तो अब अगर वो जब अब किसी भी टाइम पे बन रहा है, तो ऐसा तो नहीं है हर टाइम उन्हें फूड चाहिए। तो जितना फूड वो एक्स्ट्रा बन जाता है उनका, तो वो स्टोर कर देते हैं। तो वो स्टोर जो करते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। ये चीज़ एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकती है कि प्लांट में जो खाना स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, और जो एनिमल्स में जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन, किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में से फोटो प्लस अलग और प्लस सिंथेसिस। फोटो में से मीनिंग हुआ लाइट, और सिंथेसिस प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन, फूड का प्रोडक्शन हो सकता है। तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है जो वो फूड का प्रोडक्शन। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स in the presence of sunlight and chlorophyll. Carbohydrates are utilized for providing energy to the plants. Carbohydrates are stored in the form of starch. यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट क्या करते हैं, प्लांट को ही हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जो जो ऑटोट्रॉप्स जो मतलब खुद खाना खुद बनाते हैं, जो एनिमल्स, उनको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, या जो प्लांट्स जो हम खाना खुद बनाते हैं वो हैं ऑटोट्रॉप्स। अब ये क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलके सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं ग्लूकोज। ठीक है, यही इनका फूड होता है। अब ये खाना बनाते हैं, साथ में ऑक्सीजन O2 ये रिलीज़ करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब जो प्लांट में जो खाना जो ये ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट हमारा स्टोर्ड होता है, जो बाद में यूटिलाइज हो सकता है, अगर उन्होंने उसी टाइम पे यूज़ किया और उसके साथ साथ और भी बन गया, तो उसे स्टोर रखने के लिए वो स्टार्च के फॉर्म में उसे स्टोर रखते हैं। ठीक है, अब आती है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास आएगा डिफाइन फोटोसिंथेसिस, तो आपको रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी उसके साथ साथ में। तो ये उसकी रिएक्शन है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस सनलाइट, जो कि क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो बना रहा है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज,
C6H12O6 प्लस 6O2। ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, इनकी इन चारों के साथ ये मिलकर क्या बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम ग्लूकोज कहेंगे, और ये है ऑक्सीजन रिलीज करता है पूरी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में। तो यही हमारी पूरी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है। अब इसमें तीन स्टेप, तीन इवेंट या तीन स्टेप जो कि हमेशा होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों स्टेप एक के बाद एक हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। कोई पहला स्टेप हो सकता है, कोई दूसरा स्टेप हो सकता है। ये अकॉर्डिंग डिपेंड करता है उन प्लांट पे कि किस तरह का प्लांट है या उसका एनवायरनमेंट क्या है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। इन स्टेप के बारे में पढ़ते हैं पहले। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले तो क्लोरोफिल के द्वारा लाइट जो होगी वो एब्जॉर्ब करी जाएगी। अब ये क्लोरोफिल, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, जो लीफ होता है। लीफ के छोटे छोटे जो लेमिना होता है, जब हम लेमिना को बीच से कट करते हैं तो उसी के बीच में क्या होता है, एक जो हमारे वेन्स के साइड से हमारे पास छोटे छोटे कैविटी टाइप की होती हैं जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। वहाँ ये ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्लोरोफिल है। हम इसे लीफ में ही कहेंगे, इन द लीफ, ठीक है। सेकेंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जो लाइट एनर्जी है, सनलाइट आ रही है जो हमारे पास, ये तो डायरेक्ट सनलाइट की एनर्जी फॉर्म में आ रही है। ये केमिकल एनर्जी के फॉर्म में चेंज होती है। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है H2O, वो स्प्लिट होता है, वो ब्रेक डाउन होता है यहाँ से H2 और O2 के अलग अलग। प्लांट जो है सनलाइट को जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो एक लाइट एनर्जी के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसको ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। अब ये केमिकल एनर्जी क्या करता है, ये वाटर मॉलिक्यूल जो H2O है इसको ब्रेक करता है, किस में, H2 प्लस O2 में, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अलग और ऑक्सीजन में अलग। अब ये था हमारा दूसरा स्टेप। अब जो तीसरा स्टेप है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब जो हमारा जो दूसरा स्टेप था जिसमें हमारा H2 प्लस क्या कर रहा है, O2 अलग अलग स्प्लिट हो रहा है। अब CO2 जो है रिडक्शन प्रोसेस करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को H2 मॉलिक्यूल्स को एडिशन करेगा और उससे क्या करेगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा, लॉस होगा, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन गैस सेपरेट होगी और ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा। ये हमारी फोटोसिंथेसिस की तीन प्रोसेस हैं। अब ये तीनों स्टेप हमारे पास जरूरी नहीं है एक साथ या एक एक स्टेप वाइज हो जो जैसे हमने लिखे हों। कभी कभी जो डेजर्ट प्लांट है, अब डेजर्ट प्लांट में क्या होता है कि वो रात में इंटरमीडिएट बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जैसे मिलती है उनके पास, ये मिलती है H2O मिलता है, और हमारे पास क्या होता है वो इंटरमीडिएट बना लेते हैं, लेकिन रात में सनलाइट तो है नहीं वहाँ। तो वो क्या करते हैं, हमारे पास जो सनलाइट है वो ये इंटरमीडिएट के साथ दिन में जो इंटरमीडिएट है वो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, और वो इंटरमीडिएट के साथ मिलकर तब हमारा दिन में क्या करते हैं, फूड प्रोसेस बनाते हैं। तो अलग अलग स्टेप अलग अलग टाइम पे हो रहा है, ठीक है। अब हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, O2, वाटर मॉलिक्यूल्स, ये सारे रॉ मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ये तो रॉ मटेरियल नहीं है, ये और ये। अब इन दोनों की ज़रूरत है हमें, H2O और CO2 की। अगर कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो इन चीज़ के लिए अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको रिलीज़ करने के लिए, और कम हो जाए तो उसको क्या करना है, एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इन चीज़ों के लिए हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए लीफ में एक टीनी पोर्स होते हैं, कुछ टीनी पोर्स होते हैं, वो उनका नाम है स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा ज़्यादातर ये क्या करते हैं, लीफ के नीचे वाली लीफ लेमिना के नीचे वाली साइड में प्रेजेंट होते हैं मोस्टली। ये हमारे पास दो पॉइंट, इनको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये, अगर कभी स्टोमेटा के बारे में आएगा तो ये दो पॉइंट आपने अगर ऊपर ड्रॉप में रखें तो आप अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। दूसरा है आपके पास इनके फंक्शन। अभी किस चीज़ में, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस जैसे CO2, O2, ठीक है। दूसरा ये हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर, ठीक है। ये H2O कभी ज़्यादा हो गया तो अगर रिलीज़ कर देते हैं, कम हो गया तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनवायरनमेंट से, ठीक है। अगला पॉइंट है ईच स्टोमेटा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल। अभी मैंने गार्ड सेल का नाम दिया। अब जो इनका ओपनिंग और क्लोजनिंग का प्रोसेस होता है कि कोई ना कोई तो ओपनिंग या क्लोजनिंग का हेल्प करेगा, तो इनकी हेल्प करने के लिए होता है गार्ड सेल।
ये येलो कलर के जो आपको दिख रहे हैं ये है गार्ड सेल। इसके अंदर जो होता है वैक्यूल्स, जो भी हमारे पास चीज़ें हैं वैक्यूल्स, ये टोटल पूरा गार्ड सेल में कवर हो जाता है। ये जब ओपन हुआ है, स्टोमेटा जब ओपन है तो ऐसा है, और जब स्टोमेटा क्लोज है तो ये गार्ड सेल, ये देखो गार्ड सेल हमारे पास स्वेल हो गई, फूल गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये क्लोज हो गया। अब ये श्रिंक हो जाता है जब क्या होता है, हमारे पास ओपन होता है। सेल वॉल, गार्ड सेल के बाहर सेल वॉल, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, जो मैं कह रहा था स्मॉल वैक्यूम, स्मॉल स्मॉल टिनी पोर्स, टिनी मॉलिक्यूल्स सॉरी, ये हमारे पास गार्ड सेल का क्या है, न्यूक्लियस, ये चीज़ विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर। ठीक, द गार्ड सेल्स swell when water flow into them, causing the stomatal pore to open. Similarly, to pore close if the guard cells shrink. अब जब वाटर फ्लो करता है, तो जब वाटर अगर ज़्यादा हो गया अंदर तो उसे बाहर फ्लो करना है। जैसे ही वो फिक्स अमाउंट में बाहर आ गया तो उसके बाद क्या करते हैं, गार्ड सेल स्वेल, फूल जाती हैं, जिसकी वजह से वो क्लोजिंग हो जाता है। अब अगर बाहर से फिर से एब्जॉर्ब करना है तो हमारे पास क्या करेंगे, गार्ड सेल सिकुड़ जाएंगी, जिसके बाद वो क्या करेगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, और वाटर को बाहर से एब्जॉर्ब करेगा या बाहर रिलीज करेगा। अब अगर जब फिक्स अमाउंट में हो गया तो वो क्या करेंगे, फूल जाएंगे और फिर से क्लोज हो जाएगा। ये अपना स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। अब हम देख रहे हैं न्यूट्रिशन का दूसरा मोड, जिसका नाम है हेट्रोट्रॉफिक। अब देखते हैं, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड सच ए मेड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जैसे एनिमल्स हैं, ये तो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, क्रॉप पे डिपेंडेंट होते हैं, कुछ एक दूसरे जानवरों पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इन चीज़ों इनको कहते हैं हम हेट्रोट्रॉफिक। ये जो एनिमल्स हैं ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, और इस मोड को, न्यूट्रिशन के इस मोड को हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके एग्जांपल है एनिमल्स एटसेट्रा। एनिमल्स विच ईट प्लांट्स एज देयर फूड आर कॉल्ड हर्बीवोरस। अब जो सिर्फ प्लांट खाते हैं हर्बीवोरस, जो एनिमल्स खाते हैं वो कार्निवोरस। जो दोनों खाते हैं हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस, उनको कहते हैं ओमनीवोरस। क्या कहते हैं, ओमनीवोरस। अब इसके हेट्रोट्रॉपिक के 3 छोटे छोटे सब टाइप्स हैं, हमने उनको डिवाइड कर रखा है, छोटे छोटे और भी हैं लेकिन मोस्टली हमारे पास मेनली 3 टाइप्स हैं। पहला होलोजोइक, पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक। पहला है हमारे पास सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। These obtains food from dead and decaying organic matter. These animals digest food partially outside the body and then intake it. The body and then intake it. अब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म जो हो गए, ये अपने फूड को जो डेड एनिमल्स एंड डेड प्लांट्स हैं उनसे एब्जॉर्ब करेंगे। अब वो जो हमारे पास डेड एनिमल्स या डेड प्लांट्स हैं, वो इन्हें डिकम्पोज करते हैं। तो डिकम्पोज करते हैं तो आधा तो वो पार्शली वहाँ पर डाइजेस्ट हो जाते हैं सिंपल फॉर्म में। डाइजेशन मतलब कि वो सिंपल फॉर्म में आ जाते हैं। तो आधा वहाँ पर आ गए, अब वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं ताकि उन्हें आराम से मतलब बॉडी में इंटेक करने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो अब बचा हुआ जो इतना भी डाइजेशन रह गया वो सब वो अपने बॉडी के अंदर करते हैं। तो इसलिए हम किसे कहते हैं, पार्शली डाइजेशन भी उसमें हम क्या करते हैं, पार्शली डाइजेस्टेड, हम इसको प्रोसेस को भी कह सकते हैं। ये होते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इन ऑर्गेनिज्म को सेप्रोफाइट ये कहते हैं हम। फॉर एग्जांपल फंजाई। ठीक है, अब इसमें दूसरा है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जिससे हम नाम ही आपने सुना होगा, पैरासाइट जो दूसरे पे चिपक जाते हैं या दूसरों से ही खून चूस लेते हैं। द पैरासाइट लीव ऑन द इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ देयर होस्ट, सो द पैरासाइट आर डिपेंडेंट आइदर होली और पार्शियली ऑन द होस्ट ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये क्या करते हैं, किसी भी अपने होस्ट ये वो वर्ड है, जैसे कोई 2 चीज़ें हैं हमारे पास, कोई इंसेक्ट है और कोई हमारे पास एनिमल्स है। जब ये इस एनिमल्स के बॉडी के अंदर बॉडी से क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेगा, तो इस एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, होस्ट कहेंगे। ठीक है, जो उसको प्लेस दे रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है किसी दूसरे चीज़ को, तो उसको हम होस्ट कहते हैं। तो पैरासाइट लीव ऑन of inside of the body of their host, so the parasite are dependent either wholly or partially on the host for nutrition. अब जो ये इंसेक्ट है वो कोई सा भी हो सकता है, जैसे हमारे पास लीवर फ्लू, ये बहुत ही कॉमन नेम है। अब ये लीवर फ्लू क्या करता है कि
किसी दूसरे की बॉडी पे चिपक जाता है, वहीं से पूरा उसका ब्लड या उससे ब्लड से न्यूट्रिशन लेता है पूरा। तो उस पर टोटली डिपेंडेंट है या फिर पार्सली डिपेंडेंट है। कुछ एक तो पार्सली डिपेंडेंट होते हैं, कुछ एक पूरा ही डिपेंडेंट होते हैं कि पूरा न्यूट्रिशन उससे लेते हैं। ठीक है। अब अगर ये होस्ट से निकल गए, अगर इन्हें होस्ट से रिमूव कर दिया जाए, तो ज़्यादातर ये चीज़ें सारी डेड हो जाती हैं, क्योंकि ये बिना न्यूट्रिशन के तो रह नहीं पाएंगी। न्यूट्रिशन ये दूसरे चीज़ों से मिलता है। ओके। ये है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसके एग्जांपल प्लाज्मोडियम, लीवर फ्लूक, कैस्कुटा, एस्केरिस। ठीक। तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इज ए मेथड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व द इंजेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल, digestion, absorption, and assimilation of it to utilize it. It includes taking in the complex substances and converting them into simpler form. अब एक नाम सुना होगा अमीबा। इससे हमें होलोजोइक का पता चलेगा कैसे। अब ये क्या करता है, अमीबा जब अपना खाना खाता है, इसका न्यूट्रिशन हम जो प्रोसेस होगा, कैसे ये लेता है खाना, ये सारा हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है। ये इस चैप्टर में है। उसमें क्या करता है ये, डाइजेशन सबसे पहले, पहले करता है ये इंजेशन, ऑर्गेनिक मटेरियल को अब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद जब ये बॉडी में आ जाएगा उसके, तो उसका करेगा डाइजेशन करेगा, डाइजेशन। उसके बाद जब बॉडी से डाइजेस्ट हो जाएगा, जब बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा इसके जो भी फूड मटेरियल्स होगा, उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, उसमें जो भी न्यूट्रिशन होगा। और जो बचा हुआ रहेगा, जो उसके यूटिलाइजेशन के लिए काम नहीं आएगा, उसको क्या कर देगा, एक्सक्रीट कर देगा। और एक्सक्रीट से पहले जो जो बचा हुआ न्यूट्रिशन इसने लिया था, वो एसिमुलेट अपने बॉडी में ग्रोथ के लिए लगाएगा और उसको यूटिलाइज करेगा। ये चीज़ था। तो इससे हम समझ सकते हैं होलोजोइक, जिसमें कौन कौन सी प्रोसेस हो, डाइजेशन हो, सबसे पहले इंजेशन हो, डाइजेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो, एसिमुलेशन हो और एक्सक्रीशन हो, ये चीज़ों का प्रोसेस हो। तो इस चीज़ को कहेंगे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन। इन तीनों में खासकर ये सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम वैसे तो तीनों चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम लेवल की बेस्ड है। यदि आपको कोई भी इस चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं आप, जिसमें हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ आपको लिंक दिया गया है। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, तो हम वहाँ पर आपके डाउट सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड लोगों के साथ। ठीक है। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको जो भी नोटिफिकेशन हो जल्द से जल्द आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको मिल जाए। थैंक यू गाइस।